तो हम आज बात करेंगे विदेश नीति की। पहले हम बात करते हैं कि विदेश नीति का अर्थ क्या होता है, कि आखिरकार है क्या विदेश नीति। तो विदेश नीति कुछ नहीं है, बस एक देश है जो अन्य देशों के लिए जो है अपने जो रिलेशन है वो बनाता है। सरल शब्दों में कहें तो एक देश दूसरे देश के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो संबंध या रिलेशन बनाता है उसे ही हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अनेक विशेषताएं हैं। पहले हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की आधारशिला की बात करते हैं कि जहां से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने जन्म लिया। तो इसमें सबसे पहले आता है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति की सबसे जो अहम पहलू मान सकते हैं, मुख्य आधार है। गुटनिरपेक्षता। यस सर। ठीक है, एक मिनट जब तक आप एक्सप्लेन करेंगे ना। और बेटे जब आप एक्सप्लेन करते हैं अपने हाथ भी हिला सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा वक्ता हाथ भी हिलाता है। अच्छा तो पूछते हैं, यस मैडम कैन यू टेल अस व्हाट इज गुटनिरपेक्षता? गेस कर सकती हैं आप? नॉन लाइनमेंट इंग्लिश मीडियम है आपका, बैठ के बताओ। गुटनिरपेक्षता मतलब किसी भी एक गुट में शामिल ना होना, जैसे कि नाटो हो गया, गुड, या वारसा हो गया। वेरी गुड। कोल्ड वॉर के दौरान जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम, अब ये बोलेंगे, बोलो सर शाबाश। यस सर, इस नीति में भारत ने किसी भी महाशक्ति या सैन्य गुट या सैन्य गठबंधन के बीच जो है जाने का ना सोचा और अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करने की बात सामने रखी। और उसमें मुख्य यह है कि भारत ने विभिन्न देशों और समूहों के साथ अपने राष्ट्र हितों के आधार पर जो है अनेक रिलेशन बनाए, अनेक समझौते किए जो आज भारत के लिए जो है लाभकारी सिद्ध हुए हैं। तो इसमें दूसरा पहलू है पंचशील समझौता। कौन सा? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। पंचशील समझौता जैसा कि आप सभी को पता है, पंचशील समझौता हमने चीन के साथ किया था 29 अप्रैल 1918। और इस समझौते में 5 चीज़ों को सामने रखा गया था। ये 5 चीज़ें इस प्रकार थी। इसमें पहला था पारस्परिक सम्मान। पारस्परिक सम्मान से आप ये समझ सकते हैं कि हम किसी देश की प्रभुसत्ता या क्षेत्रीय अखंडता का अपमान नहीं करेंगे और सम्मान करेंगे। और अनाक्रमण से तात्पर्य यह है कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। और उसके बाद है हस्तक्षेप। मतलब सर ये बताना चाहते हैं कि आज तक इंडिया ने किसी भी कंट्री के ऊपर हम अटैक नहीं करते हैं ना, फर्स्ट अटैक हम कभी नहीं करते। कतर में भी जो हमारी लड़ाई हुई, बांग्लादेश से बहुत सारे जो पाकिस्तान से वो प्रवासी हमारे यहाँ आए, हमें बहुत समस्या हो गई, हमने पाकिस्तान को बताया, पर जब पाकिस्तान नहीं माना तब हमें उसका उत्तर देना पड़ा। शाबाश। उसके बाद हस्तक्षेप, कि जो हमारे आंतरिक मामले हैं उसमें कोई और देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। गुड। और समानता और पारस्परिक लाभ यही है कि ये सभी देश एक दूसरे का सम्मान करेंगे और फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसका देखो उदाहरण मैं सर का देता हूँ कि जब से पाकिस्तान हमेशा शुरू से चाहता था कि इंडिया और जो पाकिस्तान का सीन है कश्मीर में, उसमें कोई थर्ड पार्टी आए, तीसरा देश आए, अमेरिका आए, कोई और आए, बीच में कोई और बंदा आए। हमारा शुरू से ये था, ये हमारा और पाकिस्तान का पर्सनल मैटर है, द्विपक्षीय। कतर में जब हमने पाकिस्तान को हराया और उससे कौन सी समझौता किया था? कहाँ हुआ था समझौता, बताओ कोई बच्चा? 71 की वॉर के बाद समझौता कहाँ हुआ था भाई? शिमला समझौता, है ना? वहाँ भी हमने ये लिखवाया उससे कि आप मानो कि इंडिया और पाकिस्तान का जो झगड़ा है कश्मीर पे, वो कैसा है? द्विपक्षीय, हम दोनों का, इसमें तीसरा बंदा कोई नहीं आएगा। जो ये बोल रहे हैं, हम किसी का इंटरफेरेंस स्वीकार नहीं करेंगे। आगे बोलो, शाबाश बेटा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी विश्व शांति की ओर योगदान देने से है। और यहीं पर पंचशील के 5 सिद्धांत समाप्त होते हैं। उसके बाद हम आधुनिक समय में जो भारत की विदेश नीतियों की विशेषता के ऊपर बात करेंगे। तो आधुनिक समय में भारत मल्टी अलाइनमेंट सिस्टम पर चलता है, जिसमें 21वीं शताब्दी के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता में बहुपक्षीय संरक्षण की और रुख अपनाया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत ने अनेक ग्रुपों में, जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया और SCO हो गया, क्वाड जैसे जो है अनेक मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लिया है और अपनी बात रखी है। उसके बाद नई विदेश नीति में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाई, कि पड़ोसी देश प्राथमिकता नीति। इसमें जो नीति लगभग 2008 में शुरू की गई। इस नीति में भारत ने अपने जो तात्कालिक जो पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि के साथ जो है अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना था।
और इसमें इस नीति में जो है भारत ने जो 5S का सिद्धांत लाया। 5S, वाह नीचे बात है। 5S का सिद्धांत लाया, जिसमें था सम्मान, यानी सम्मान करना सभी देशों का आपस में, फिर संवाद, कि अगर कहीं आपसी मनमुटाव है तो उसे संवाद के जरिए जो है मिटाने की कोशिश, फिर शांति, आपस में शांति रखनी, और समृद्धि, और सबने मिलजुल कर अपनी समृद्धि के लिए कार्य करना, विकास के लिए कार्य करना, और संस्कृति और सांस्कृतिक बचाव और रख रखाव करना, और संस्कृति का। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 1992 में इसे लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता था, और 2014 में इसे अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया। ओके। और इस नीति में जो है दक्षिण पूर्व एशिया और इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसके साथ जो है अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए भारत ने कार्य किया, और इसके लिए भारत ने 4S जो है सिद्धांत को लाया। 4S, अरे वाह यार। 4S सिद्धांत, इसमें पहला है कल्चर, दूसरा है कमर्स, तीसरा है कनेक्टिविटी, चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी क्षमता निर्माण। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक और सांस्कृतिक जो विदेश नीति जो भारत की है। एक मिनट, आपने इसके 4S बताए ना मार्को, कल्चर, इसमें मैं थोड़ा पूछता हूँ बच्चों से। बताओ भाई बच्चों, जो हमारे ईस्ट में जो आसियान देश है उनके साथ हमारा कल्चर का क्या रिलेशन है? कोई हिस्ट्री वाला बच्चा या कोई भी जो पढ़ने वाले रुचि रखता है, बता सकते हैं आप जो आसियान कंट्री है क्या उनके साथ कोई हमारा कल्चर का लेन देन है या नहीं? कोई ऐतिहासिक कोई है, कोई इच्छुक जो इतिहास वगैरह स्टडी करते हो हैं? कोई भी हाथ रेज कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, हाथ रेज कर सकते हैं। क्या आपने सुना है एक टेम्पल है बहुत बड़ा, अंकोर वाट? कहाँ है पता है आपको? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? जरा फोन में देखो, उसका नाम है अंकोर वाट, है ना? और वो मेरे ख्याल से कंबोडिया में है कि किसी और देश में, देखो ज़रा चेक करो। अंकोर वाट बहुत बड़ा मंदिर है, वो इन देशों में है। कंबोडिया की कहाँ है सर? कंबोडिया में है? अच्छा, तो ये और मैं बता दूं, थाईलैंड जो है, थाईलैंड की राजधानी का नाम बताओ गुड़िया। कोई बात नहीं, बताऊँ, अयुथाया, अयुधया से अयुथाया बनाया वो। और थाईलैंड के जो राजा होते हैं उनका नाम होता है राम लगाते हो अपने साथ। तो प्राचीन समय में क्या हुआ था, मध्यकाल में भारत का जो कल्चर है, जो हिंदू धर्म है, सनातन परंपरा है, वो इन सब देशों में फैली हुई थी। उसके बाद जब वहाँ इस्लाम आया तो इंडोनेशिया वाले मुस्लिम बने, पहले वो हिंदू थे। और आज भी उनकी जो एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ है, उस पर गणपति का वो है ना? बोले मतलब वो आज भी वहाँ बाली द्वीप है जहाँ पर रामायण मनाई जाती है। तो भारत से जो कल्चर है वो इन देशों में फैला है बहुत पहले से। आप स्टडी करें तो ये हमारे इनके साथ बुद्धिज़्म भी है थाईलैंड में, है ना? तो ये हमारे कल्चरल लिंक तो इनके साथ है ही है, ठीक है। और इवन आपको पता नहीं होगा, जापान के जो देवी देवता है ना बेटा, असल में वो हिंदू देवी देवता ही है। वहाँ पर लक्ष्मी का कुछ और नाम है, विष्णु कुछ और नाम है। जापान के एक राजदूत ने भी बताया कि जो जापान के जो देवी देवता है असल में वो इंडिया से ही आए हैं, उनका अलग रूप में वो उनको पूजते हैं। तो हमारे इनके साथ बड़े क्लोज जो है कल्चरल लिंक्स है, ठीक है। आगे बोलो बेटे, शाबाश। मैं बात कर रहा था आर्थिक कूटनीति की। भारत ने विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति जो है केंद्रीय स्तंभ माना जाता है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते से लेकर विदेशी निवेश और आर्थिक सहयोग शामिल है। गुड। इसमें अनेक उदाहरण हैं, जैसे मेक इन इंडिया अभियान, और भारत का FTP विदेशी व्यापार नीति जो 2023 जो इसका अभी रिसेंट का उदाहरण है। और भारत ने UAE, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन जैसे देशों के साथ अपने रिलेशन को और मजबूत किया है। उसके बाद सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। भारत के पास जो सांस्कृतिक रूप से सॉफ्ट पावर रही है योगा, जो कि इसकी मेन सॉफ्ट पावर है। हाँ। इसमें हम देख सकते हैं कि भारत ने 2014 में जो है योगा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की थी 21 जून से। इसमें बड़े भाई मैं भी जोड़ता हूँ, आपने बहुत अच्छा योग का तो आपने बताया, पर आपको मैं बता दूँ भारत के पास एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं आयुर्वेद, ठीक है। दुनिया भर में हम आयुर्वेद, जैसे कि चाइना में चाइनीज़ दवाइयाँ होती है, तो भारत के पास आयुर्वेद हमारी बहुत बड़ी पावर है, हम इसको वो करते हैं। इसके साथ एक और योग बताया इन्होंने, और स्पिरिचुअल। भारत दुनिया में स्पिरिचुअल जर्नी का हब है। आपको पता है जो ये एप्पल बनाने वाला बंदा भी इंडिया आया था ध्यान करने, स्टीव जॉब्स, है ना? बहुत से सैलानी हर साल, गोरे लोग, वेस्ट के लोग, भारत के, उत्तराखंड के, इवन हमारे यहाँ गांधीनगर में देखा होगा आपने, बहुत से अंग्रेज यहाँ आते हैं
किसके लिए? अध्यात्म की यात्रा के लिए। तो इंडिया के जो है वर्ल्ड में सही मायनों में जो स्पिरिचुअल यात्रा है उसका केंद्र है भारत, ठीक है ना बेटा? वो हमारी सॉफ्ट पावर है। स्पिरिचुअल यात्रा हो, योगा हो, और जो हमारे एंशिएंट जो ग्रंथ है उनमें जो डायलॉग्स है उसको दुनिया फॉलो करती है ना? तो ये हमारी सॉफ्ट पावर है। शाबाश बेटे। सर, जिससे विदेश नीति पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हम राजनीतिक साझेदारियों की बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ परमाणु और रक्षा साझेदारी की है। गुड। रूस के साथ हमारा सबसे बड़ा सैन्य उपकरण समझौता हुआ है, और इजराइल हमारा दूसरा सबसे बड़ा जो है सैन्य साझेदार है। फ्रांस की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में फ्रांस हमारा सबसे बड़ा जो है हमें डिफेंस सेक्टर में चीज़ें प्रोवाइड करके देता है, और जापान ने जो है हमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है सहयोग दिया है। उसके बाद बात करते हैं हम बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी। एक मिनट को, आपने टॉपिक क्या था ये हमारा जो आपने बताया अभी, ये वाला टॉपिक? जापान। हाँ, ये टॉपिक क्या बताया आपने, जो देशों का नाम लिया आपने? साझेदारी सर। हाँ, साझेदारी। तो जैसे भाई बता रहे थे तो मुझे याद आया, शुरू में हमारे जो सारे हथियार थे ज़्यादातर पहले तो अंग्रेज़ों के दिए हुए थे, ठीक है? उसके बाद हमने USSR से जैसे बता रहे उनसे लिए, ठीक है? और 90 के बाद जब इजराइल से हमारी दोस्ती बढ़ी तो अब हम इजराइल से भी काफ़ी सामान लेते हैं, ठीक है? और फिर हमने अभी हाल ही मोदी जी के टाइम राफेल लिया फ्रांस से, ठीक है? अमेरिका से हम उतना सामान नहीं लेते क्योंकि अमेरिका का थोड़ा सा रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जब उसकी बात नहीं मानते तो वो हथियार रोकता है। अभी अमेरिका चाहता था कि हम उससे फाइटर जेट ले, हमने नहीं लिए उससे, ठीक है ना? और अभी मैंने एक दो दिन पहले न्यूज़ सुनी, आपने सुनी होगी, शायद रशिया ने ये वादा किया है कि वो अपने जो 5 जनरेशन जो वेपन जहाज़ है वो इंडिया में बनाएगा, इंडिया के साथ मिल के बनाएगा, ठीक है? तो इसलिए अब हम और अब फोकस हमारा अपने देश में बनाने पर है। हम उससे हथियार लेंगे जो उस सामान को हमारे देश में बनवाएगा। फ्रांस तैयार है, अपने हथियार अपने देश में बनाएगा, और इवन ये रशिया भी तैयार है। अमेरिका तैयार नहीं होता, इसलिए हम उसका माल नहीं खरीदेंगे। एक तो ये बताया है ना, हाँ जी, टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता, बिल्कुल अमेरिका नहीं करता है ना। और जब जहाँ तक जापान का सवाल है, जापान ने बेटा हमारा बहुत ख्याल रखा। जब हम कानून में नंगे हो रहे थे फाइनेंशियली, लास्ट देश जिसने हमारा साथ छोड़ा वो जापान था। वो लास्ट तक हमारी हेल्प करता है क्योंकि हम जो है एक तो बुद्धिज़्म का केंद्र है, महात्मा बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ ना, हमारा साथ देता है। आजकल जापान की एक एजेंसी है JAXA, JICA, हमारे हिमाचल में भी बड़ा काम कर रही है वो आजकल। यहाँ ऊपर OLS के साथ उनका मुख्यालय है। पूरे हिमाचल के 10 जिलों में वो लगा रहे हैं, जंगलों में पेड़ लगा रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से रुके, है ना? JAXA संस्था है, JICA। और भी कई तरह की जो बुलेट ट्रेन हमने बना रहे हैं उसमें भी कौन हमारी हेल्प कर रहा है? जापान हमारी हेल्प कर रहा है ना। क्या बोल रहे हैं आप, बोलो? 2 बुलेट ट्रेन दी है इंडिया को। हाँ, तो जापान हमारी हेल्प करता है। शाबाश। और भी कई है पर अब भूल जाते, बोलो शाबाश। उसके बाद हम समकालीन दृष्टिकोणों की बात करें कि भारत में जो है दृष्टिकोण किसके विदेश नीति पर जो फेमस है, तो विदेश मंत्री S जयशंकर की हम विदेश नीति पर बात करते हैं तो इनकी विदेश नीति है इशू बेस्ड अलायंस पॉलिसी, मुद्दा आधारित गठबंधन की नीति। शाबाश, इशू बेस्ड अलायंस पॉलिसी। यस सर, जयशंकर इस नीति के तहत विश्व में जो भारत की स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और उनका मानना यह है कि भारत को किन्हीं 2 महाशक्तियों के साथ जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत अपना अलग से जो है आतंकवाद या आर्थिक रूप से भारत आतंकवाद, आर्थिक सुरक्षा या व्यापार को अपने राष्ट्र हितों के लिए जो है उपयोग करेगा, और इससे जो है भारत के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। जयशंकर जो है बहुपक्षीय जो है मंचों पर भी जोर देते हैं, जैसे ब्रिक्स जैसे संगठनों पर आए दिन कहते रहते हैं, जिससे जो है विश्व में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। अगर विश्व में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, इससे संघर्षों के समाधानों पर भी जोर दिया गया है। उस बार जयशंकर की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो है साझा हितों पर कार्य किया गया है। जयशंकर ने भारत के जो पड़ोसी देश है उनके साथ जो है संबंधों, रिलेशनों को मजबूत करना चाहा है, और कई हदों तक जो है S जयशंकर इसमें कामयाब हुए। जैसे आज के समय में आप देख सकते हैं चाइना इसका एक उदाहरण है। उसके बाद हम बात करें अजीत डोभाल की, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के अध्यक्ष है। उनकी भी जो है विदेश नीति पर अपनी एक विचारधारा है।
और यह विचारधारा है डिफेंसिव ऑफेंस की। हाँ, उनका डिफेंसिव मानना क्या ये- बोला आपने? डिफेंसिव ऑफेंस, अच्छा, डिफेंसिव ऑफेंस की ऑफेंसिव डिफेंस, अब मुझे नहीं पता। डिफेंसिव ऑफेंस, अच्छा सॉरी, रक्षात्मक आक्रमण। शाबाश। अच्छा, है सर, जिसका मतलब है भारत अपने खिलाफ आने वाले हर खतरे का जो है हर खतरे का बिल्कुल सक्रिय और अग्रिम रूप से जो है उसके लिए कार्य करेगा, कठोर कार्यवाही करेगा जिसने भी भारत के खिलाफ जो है कार्य या कार्यवाही की होगी। अच्छा, आपका मतलब कि भाई हमारे को लग रहा है कि हमें कहीं से खतरा आने वाला है तो हम उसके लिए पहले ही तैयार रहेंगे। अच्छा, गुड गुड। और इनका मेनली आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर फोकस रहा है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा ही को ही इन्होंने प्राथमिकता दी है। और दोभाल ने भारत चीन सीमा विवाद पर भी जो है मध्यस्थता और कूटनीति से उसे निपटाने की बात कही है अपनी विचारधारा में। और भारत की विदेश नीति में उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था पर भी जोर देने की बात की है। अच्छा, उसको मजबूत करने के लिए। मजबूत करने की बात की है। संक्षेप में कहें तो अजीत डोभाल ने भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति को सक्रिय और कूटनीति में कड़ा रवैया अपनाने की जो है नीति की ओर अग्रसर हुए हैं। कि इसका मतलब पता क्या है बेटा, अगर आपने देखा होगा हमारे पास आए दिन अटैक होते थे। वाजपेयी के टाइम पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने सेना ले गए बाउंड्री पर, जो वो बोलता है ना चाणक्य अयान, सेना ले गए पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला हमारे पास हथियार है, ठीक है जी। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह अच्छे आदमी थे, मुंबई में अटैक हुआ। देख, पता नहीं आपको, आप पैदा नहीं होने, आप 6, 7, 8 की बात है। मुंबई ताज होटल में अटैक हुआ, लोग मारे गए, बड़ा गुस्सा था पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि बोला हमारे पास नाभ के हथियार है, लड़ाई की तो देख लेंगे। पर जब से फिर मोदी जी आए, शुरू में मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर फिर जब उन्होंने फिर अटैक करने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने पहली बार उरी किया, शायद पहली बार अंदर घुसे और वहाँ जाके ठोका उनको पीओके में। पहली बार इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल खुद क्रॉस किया, प्रिएंटिव जो हम घेरा दे रहे हैं पहले ही। उसके बाद और भी कई घटनाएं हमने देखी है ना। और इस बार जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये भी उसी का एग्जाम्पल है कि अगर आप हम पे दिक्कत करेंगे तो हम आपको अंदर जाके भी नहीं छोड़ेंगे। तो जो पाकिस्तान के साथ जो चेंज आया है, इसमें कहीं ना कहीं डोभाल जी की जो सोच है अग्रेसिव की, भाई अगर आप हमको बर्बाद करना चाहते हैं तो हम पहले ही आपको बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसे हम आपका बुरा नहीं चाहते। तो चाहे बलूचिस्तान में पाकिस्तान में जो दिक्कतें आ रही है वो हो, है ना, जो टीटीपी पाकिस्तान में घेरा दे रही है कबायली इलाकों में, उसमें हम पे आरोप लगता है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया का ये मानना है हम तो नहीं कर रहे, पर हाँ कोई अगर हमें कोई दिक्कत खड़ा करता है तो हमें अपनी सुरक्षा करनी है। और जो अटैक अब हम कर रहे हैं, और अब क्या हो गया देखो, हमने इस बार उनके पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों पे बम मारे और लीकेज हुई वहाँ पर, और अमेरिका को आना पड़ा क्योंकि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार है असल में वो पाकिस्तान को अमेरिका ने ही दिए है, समझे आप। तो इसमें ये भी एक्सपोज हो गया पाकिस्तान के पीछे कौन है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है उसके साथ, ठीक है ना। तो ये उसकी कृपा है। और आज पाकिस्तान को भी पता लग गया है, इसका मैं थोड़ा सा बोल दूँ, पाकिस्तान क्या करता था जब उसने बम बनाए ना, उसका पाकिस्तान ने शुरू किया हमारे खिलाफ आतंकवाद भेजो, लोगों को मारो। इंडिया दुखी होगा जब हमारे को मारने आएगा तो हम बोलेंगे मेरे पास क्या है, परमाणु बम, आजा। करगिल में युद्ध किया, जब हम जीत गए हम आगे क्यों नहीं गए, हमारे पास क्या है, परमाणु बम। उन्होंने ये गेम रखी। अब हमने परमाणु बम होने के बावजूद भी ठोक के आए उसको, अंदर जा, अब तूने लड़ना तो देख लेंगे। और अब इंडिया ये भी बोल रहा है कि हमने परमाणु बम दिवाली के लिए रखा, अगर आपने मारना है हो सकता है हम पहले ही मार दें, आपसे मरने से पहले आपको मार देते हैं। तो हमने वो गेम ही बदल दिया। अब हमने पाकिस्तान के लिए लड़ाई का लेटर चेंज कर दिया, तो इसके लिए डोभाल जिम्मेदार है। आगे बोलो, शाबाश। और इन्होंने भारत फर्स्ट नीति को अपनाया जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक नया जो है पग उठाया गया, जिसमें अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे पहले प्राथमिकता देने की बात की गई। और डोभाल का यही मानना था कि स्वतंत्रता में चुनने का अधिकार, स्वतंत्रता में हमें स्वतंत्रता चुनने का अधिकार है। और भारत की विदेश नीति इसी प्रकार है, संतुलित और व्यवहारिक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है और राष्ट्र हित, शांति और विश्व शांति और वैश्विक सहयोग पर आधारित है। यह नीति भारत को एक वैश्विक शक्ति की ओर ले जाने के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद। धन्यवाद।